हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो आज के वीडियो में गाइस हम कवर करने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर्स। हम अभी जो आपका यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस है ना, वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपका क्लास 12 एनसीईआरटी का पोर्शन है, चैप्टर 11 है ना। और हमने अभी तक क्या कवर करा है गाइस इसमें? तो हमने अभी तक इसमें जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे होती है, कैसे प्लाज्मिड के साथ जो है आपका एलियन डीएनए जुड़कर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता है, और फिर कैसे उसकी क्लोनिंग करके हम वो प्रोसेस कर देते हैं जीन्स आगे ऑर्गेनिजम्स में। तो कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है पूरी होती है, वो देखा। फिर हमने लास्ट वीडियो में गाइस देखा था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, जो कि कट करते हैं आपके एलियन डीएनए को भी, और आपका जो वेक्टर है ना, जो प्लाज्मिड है उसको भी। ठीक है, उसके बारे में देखा कि किस किस तरीके के होते हैं, कैसे वो एग्जैक्टली कट करते हैं, कैसे फिर वो जोड़ देते हैं, है ना, लाइगेज से कैसे वो जुड़ जाते हैं दोनों तरीके के डीएनए। तो ये पूरा हमने प्रोसेस देखा। तो बेसिकली गाइस हम टूल्स पढ़ रहे थे जो कि जरूरी हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। तो पहला टूल क्या था? पहला टूल था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। वैसे ही दूसरा टूल क्या है? दूसरा टूल है क्लोनिंग वेक्टर्स। दूसरा टूल है क्लोनिंग वेक्टर्स, है ना। तो गाइस बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, उसमें आपके पास एलियन डीएनए तो आ जाता है जो कि आपको इंसर्ट करना है। बट वो इंसर्ट कैसे करते हैं? हम वो इंसर्ट करते हैं वेक्टर्स के थ्रू, है ना। तो ये क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली प्लाज्मिड्स या बैक्टीरियोफाजेस होते हैं, जिनमें की एबिलिटी होती है कि वो किसी भी बैक्टीरियल सेल में रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब उनका जो है रेप्लिकेशन का जो एबिलिटी है, वो जो उनका डीएनए है उस पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक। अब अगर हम बैक्टीरियोफाजेस या प्लाज्मिड्स की बात करें, तो बैक्टीरियोफाजेस बहुत अच्छे क्लोनिंग वेक्टर्स माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो जीनोम को कॉपी करने का रेट है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली बहुत तेजी से जो है कॉपी बना लेते हैं, ठीक है, खुद के जीनोम की किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर। वैसे ही अगर प्लाज्मिड्स की बात करें, तो प्लाज्मिड्स दो तरीके के होते हैं, एक जो बहुत सारी कॉपी बना ले और एक जो है कम कॉपीज भी बनाते हैं। ठीक है, तो आपके एक 1 to 2 कॉपीज भी बनते हैं, 15 to 100 कॉपीज भी बनते हैं। ऐसे भी प्लाज्मिड्स होते हैं जो 100 कॉपीज और उससे ज्यादा भी बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से वेक्टर्स को हम इंजीनियर करते हैं कि हम फॉरेन डीएनए में लिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और फिर जो है उसको जो है सिलेक्ट करवा देते हैं। बेसिक फिर हम सिलेक्ट करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट्स कौन से हैं और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स कौन से हैं। ठीक है, तो हम अभी आगे देखेंगे कि ये रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं क्या। ठीक, तो अब चाहिए होता है क्लोनिंग वेक्टर में, वो देखेंगे। तो पहला जो फीचर चाहिए होता है वो होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये हमने पहले वीडियो में भी गाइस थोड़ा सा बेसिक कवर करा था, है ना। आज और डिटेल में कवर करेंगे। इसको बोलते हैं ओराई। क्या बोलते हैं? ओराई। तो गाइस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये वो सीक्वेंस है फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ठीक है, तो अगर रेप्लिकेशन होना है तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इस सीक्वेंस की वजह से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक, और जो भी डीएनए का पीस हमने लिंक कराया है वो रेप्लिकेट हो जा रहा है होस्ट सेल में। ठीक है, इसके अलावा गाइस ये और भी चीजों में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि ये जो सीक्वेंस है ना, ये आपका कितना कॉपी नंबर बनेगा उस जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसका, वो भी कंट्रोल करता है। ये क्या कंट्रोल करता है? कॉपी कितनी बनेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें टारगेट, मान लीजिए टारगेट किसी करना है होस्ट को, तो हम ऐसे भी जो है वेक्टर्स जो है डालते हैं जिसमें कि बहुत सारी हमें कॉपीज चाहिए, और ऐसे भी डालते हैं जिसमें बहुत कम कॉपीज चाहिए। तो ये हम डिटरमिन करते हैं आपका जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उससे। ठीक है, तो पहला तो हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा क्या है? दूसरा है सिलेक्टेबल मार्कर का होना। ठीक है,
तो बेसिकली गाइस सिलेक्टेबल मार्कर जो है ना आपका, वो वही आपका जो बेसिकली हमने ये भी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि ये जो है आपका आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है? ये जो आपका एक ऐसा मार्कर जैसा है, आप मान लीजिए डीएनए के सीक्वेंस में जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या हैं और ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अब अगर ट्रांसफॉर्मेंट है तो उसकी ग्रोथ परमिट कर देता है, और अगर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है तो उसको एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है क्या? ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, अब फिर मैंने फिर से रिपीट करूंगी, जो अगर ट्रांसफॉर्मेंट है तो क्या करता है? उसको ग्रोथ करने देता है, अगर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है तो एलिमिनेट कर देता है। तो बेसिकली गाइस ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, है ना? ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसेस है, हमने लास्ट वीडियो में भी ये डायग्राम में देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डीएनए का पीस, जो भी आपका होस्ट है बैक्टीरियम, उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आगे भी हम ये अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मान लो कि एक जीन है जो इनकोड कर रहा है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, जैसे कि एम्पिसिलिन हो गई, टेट्रासाइक्लिन हो गई, क्लोरामफेनिकॉल हो गया, है ना? तो ऐसे एंटीबायोटिक्स को मान लो एक जीन है जो कि रेजिस्टेंस को ऐसे एंटीबायोटिक्स के इनकोड करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसे जो जीन्स होते हैं ना, वो यूजफुल माने जाते हैं इन सिलेक्टिंग मार्कर्स फॉर इकोलाई। ठीक, तो बस बेसिकली क्या मतलब है कि जो आपका नॉर्मल इकोलाई का सेल है, वो रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज एंटीबायोटिक्स वो नहीं कैरी करता है। ठीक है, तो ये ऐसे जीन्स जो रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स के, वो जो है यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर्स माने जाते हैं इकोलाई में। ठीक, अब तीसरा जो हमारा फीचर हमें चाहिए होता है क्लोनिंग वेक्टर में गाइस, वो है क्लोनिंग साइट। इनको हम रिकॉग्निशन साइट भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आपको फिर से याद होगा फर्स्ट वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। तो रिकॉग्निशन साइट हमने क्या पढ़ा था कि ये जो है ऐसे रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके वहां वो रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जुड़ के कट कर देता है। ठीक है, तो आपका बेसिकली जो है जहां पर एलियन डीएनए फिर जुड़ता है ना, तो वो ही है आपका रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट। तो इसको हम क्लोनिंग साइट भी बोलते हैं और रिकॉग्निशन साइट भी बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है ना कि हम हमेशा क्या प्रेफर करते हैं कि जितनी कम रिकॉग्निशन साइट्स होंगी उतना अच्छा, प्रेफरेबली सिर्फ एक ही हो तो और अच्छा। ठीक है, क्यों ऐसा? कि अगर गाइस मान लीजिए आपकी एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट है, तो बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि यहीं पे तो कट कर रहा है ना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, तो अगर बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे तो आपकी जो क्लोनिंग होगी वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, है ना? क्योंकि फिर मतलब बेसिकली आपका जो लाइगेशन हो रहा है, जो लाइगेजेस फिर आकर एलियन डीएनए को जोड़ देते हैं, है ना, वो कंफ्यूज हो जाएंगे और ये बेसिकली कॉम्प्लिकेट हो जाएगा प्रोसेस। ठीक, अब मान लीजिए आप कि एक एलियन डीएनए है जिसको हमने जोड़ दिया है एक रिस्ट्रिक्शन साइट पे। ठीक है, जो कि प्रेजेंट है उस जीन के दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट्स पे। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए कि हमने एक फॉरेन डीएनए है, ठीक, उसको हमने लाइगेट कर दिया है कहाँ पर, इस डायग्राम से समझा रही हूँ गाइस। ठीक है, तो आपका एक जो है रिकॉग्निशन साइट क्या है? ठीक है, वो है BAMH1। ठीक, ये रिकॉग्निशन साइट किस चीज की है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की है। ठीक है, तो बेसिकली आपका वेक्टर क्या है? वेक्टर का नाम है PBR3।
322। ठीक, इस वेक्टर पे एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, उसकी साइट है BAMH1। अब मान लीजिए ये है साइट वो, ठीक है। अब क्या होगा उससे कि जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लूज कर जाएगा, क्योंकि हमने वहां पे फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया है ना। लेकिन क्या वो बाकी जो है ना, बाकी जो ट्रांसफॉर्मेंट्स या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, ठीक है, वो डिटेक्ट कर पाएगा, है ना। तो वो फिर भी जो आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट्स में से अगर वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में है तो वो कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप मान लीजिए कि उसमें एक है एम्पिसिलिन का, ठीक, एक एम्पिसिलिन का भी उसका एक साइट है, ठीक है। क्या वो उनको डिटेक्ट कर पाएगा? ठीक, तो बेसिकली अगर आपके ट्रांसफॉर्मेंट मान लीजिए ग्रो कर रहे हैं एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में, ठीक, और उसको आपने फिर ट्रांसफर कर दिया टेट्रासाइक्लिन में, तो होगा क्या कि जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में तो ग्रो कर जाएंगे, लेकिन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में नहीं ग्रो कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया है। रिकॉम्बिनेंट्स की बात करिए गाइस, लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, ठीक है, वो दोनों ही केस में ग्रो कर जाएंगे, ठीक। तो बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है कि आपका एक जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आपने इंसर्ट कर दिया वो हेल्प कर रहा है आपको ट्रांसफॉर्मेंट और को सिलेक्ट करने में, ठीक है। और बाकी जो आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हैं, ठीक है, वो क्या हेल्प कर रहे हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को डिटेक्ट करके एलिमिनेट करने में, ठीक, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। पहले एक बार ये आप मान लीजिए कि ये इकोलाई का क्लोनिंग वेक्टर है, इसमें मैंने क्या बोला कि ये टेट्रासाइक्लिन वाली जीन है और ये एम्पिसिलिन वाली जीन है, ठीक है। क्या नाम है इस क्लोनिंग वेक्टर का? PBR322। अब इसके अलावा आपका HIND33 जो 3 है ये भी है, ठीक है, CLA1 भी है, इको R1 भी है, ठीक है, PVU1 भी है, PST1 भी है, PVU2 भी है, SAL1 भी है, ठीक है। इसमें आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसमें एक आरओपी करके है जो कि कोड करता है प्रोटीन्स के लिए जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है ना। तो ये आपका एक कंप्लीट क्लोनिंग वेक्टर हो गया। इसमें आपको बहुत सारी साइट्स दिख रही हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए, है ना। तो ये जो आपको रिस्ट्रिक्शन साइट्स दिख रही है ना, ये सारी HIND BAM SAL इको R1 PVU1 PVU2 PS2, तो ये क्या है आपका सारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। तो बेसिकली गाइस हो क्या रहा है आपके, ये देखते हैं, ठीक है। अब जो मैंने क्या बोला कि जो ट्रांसफॉर्मेंट एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम से टेट्रासाइक्लिन में ट्रांसफर किया गया, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट तो ग्रो कर जाएगा, है ना, किसमें? एम्पिसिलिन वाले मीडियम में। लेकिन क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन के जगह बेसिकली एक को रिप्लेस कर दिया है, उस साइड पे हमने कुछ और ऐड कर दिया है, ठीक है, तो उसको नहीं वो रिकॉम्बिनेंट ग्रो कर पाएगा। लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या करेगा? दोनों ही मीडियम में ग्रो करेगा, ठीक। अब गाइस जो आपका ये सिलेक्शन है ना रिकॉम्बिनेंट का, इसमें साइमल्टेनियसली प्लेटिंग होती है। तो हमने दो प्लेटिंग की है, ठीक है, जिसमें अलग अलग एंटीबायोटिक्स हैं। और हमने क्या करा कि ऑल्टरनेटिव सिलेक्टेबल ऐसे मार्कर्स डेवलप करके डिफरेंशिएट कर दिया रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से। किस चीज के बेसिस पे हम करते हैं ये डिफरेंशिएट? कलर के बेसिस पे, ठीक है। तो होता क्या है कि जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप इंसर्ट करते हैं, से मान लीजिए कि कोई सीक्वेंस है एंजाइम का, ठीक है, और क्या है एंजाइम? बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक। अब उससे क्या होगा ना कि आपका जीन जो है जो सिंथेसिस कर रहा है एंजाइम को वो इनएक्टिवेट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्योंकि हमने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट कर दिया उस जगह पर जहां पर
एक सीक्वेंस था जो बीटा गैलेक्टोसिडेज को कोड कर रहा था। तो हुआ क्या कि आपका वो जो अब एंजाइम जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बंद हो जाएगा, इनएक्टिवेशन हो गया, अब सिंथेसिस है ना, तो सिंथेसिस रुक गया। ठीक। अब अगर आप जो है किसी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में, क्या होगा ना कि आपके जो कॉलोनीज हैं, ठीक है, वो ब्लू कलर्ड कॉलोनीज होंगी बैक्टीरिया में। ठीक है। कब? अगर कोई इंसर्ट नहीं है तो। ठीक है। लेकिन अगर इंसर्ट है तो क्या होगा, कोई कलर नहीं देंगी। ठीक है। तो बेसिकली हम अगर वो कोई कलर नहीं दे रही हो तो उनको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज बन गई। ठीक। तो ये तो हो गया आपका रिस्ट्रिक्शन साइट। अब जो चौथा फैक्टर है गाइस वो है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखते हैं इसमें क्या है बेसिकली। अब जैसे मान लीजिए गाइस कि एक पैथोजन है, क्या है नाम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ठीक है। अब ये क्या होता है कि बहुत सारे डाइकॉट प्लांट्स में एक ऐसा डीएनए जो है इंसर्ट कर देता है या डिलीवर कर देता है जिसको हम बोलते हैं टी डीएनए। ठीक है। और इस टी डीएनए के प्रेजेंस में क्या होता है कि जो नॉर्मल प्लांट सेल हैं, ठीक है, वो ट्यूमर सेल्स में बदल जाते हैं। ठीक है। तो जो नॉर्मल प्लांट सेल है उनको ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ये ट्यूमर सेल्स क्या करते हैं, ऐसे केमिकल्स बनाते रहते हैं, ऐसे कुछ केमिकल्स बनाते रहते हैं जो इस पैथोजन को जिसकी जरूरत होती है। ठीक है। अब ऐसा ही गाइस होता है रेट्रोवायरस के केस में भी। ठीक है। तो रेट्रोवायरस केस में क्या होता है कि वो नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देता है, वो भी जो है ये डीएनए से ही करता है अपने। ठीक है। तो हमने क्या करा है बेसिकली कि इन टेक्निक्स को यूज करा। ठीक है। तो मान लो कि अगर हमें ऐसा डीएनए अब पता चल गया कि एक पीस है डीएनए का जिसके वजह से नॉर्मल सेल ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हमने क्या करा कि एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बना दिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के लिए। ठीक है। इसको हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। ठीक। तो हमने बेसिकली एक वेक्टर बनाया जिसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है। ठीक है। ये ट्यूमर इंड्यूस कर देता है। अब इसको हमने प्लांट्स में जो है डाल दिया। ठीक है। अब जैसे ये प्लांट्स के अंदर गया या, ठीक है, या जो बेसिकली ये पैथोजन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, है ना, तो अगर जैसे उसमें डाला तो अब क्या होगा कि ये जो ट्यूमर इंड्यूस करता है, जो ट्यूमर ये बनाता है, ठीक है, वो रुक जाएगा। है ना। तो हमने बेसिकली क्या करा कि ये जो पैथोजन है ट्यूमर बनाने वाला, इसका ये प्रॉपर्टी ही इससे छीन ली। है ना। सेम यही रेट्रोवायरसेस के केस में होता है कि हम क्या करते हैं कि रेट्रोवायरस के अगेंस्ट ऐसे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना लेते हैं जो उनका वो कैंसरस सेल्स प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी होती है, वो जो जीन होता है जो कैंसरस सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए काम कर रहा है, वही खत्म हो जाता है। और हम क्या करते हैं कि अपने हिसाब से जो हमें डिजायरेबल जीन अगर कोई चाहिए एनिमल्स में, वो डाल देते हैं। ठीक। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे वेक्टर्स ढूंढ रहे हैं, तो बेसिकली ऐसे वेक्टर्स जो कि क्लोन करेंगे पर्टिकुलर प्लांट्स और एनिमल्स के उस टारगेट जीन को। ठीक है। वैसे वेक्टर्स भी ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है। अब गाइस एक और छोटा सा टॉपिक रह गया है जो हमारा तीसरा टूल है। तो हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ लिया, हमने क्लोनिंग वेक्टर्स पढ़ लिया, है ना। तीसरा जो हमारा टूल है वो है कॉम्पिटेंट होस्ट का होना। तो जब तक कि आपका होस्ट जो है जिसमें कि आप ट्रांसफर कर रहे हो या इंसर्ट कर रहे हो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो कॉम्पिटेंट ना हो, है ना, तो आपका जो है ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ये काम ही नहीं करेगी। ठीक। अब मान लो कि डीएनए आपका जो होता है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए
हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है तो ये सेल मेम्ब्रेन में से खुद से नहीं पास कर पाएगा। तो आखिर आप कैसे इसको अंदर ले जाओगे? आप तो डीएनए ट्रांसफर कर रहे हो ना, आप तो एक तरीके से वेक्टर तो वही है ना, डीएनए ही तो है ना। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि फोर्स करते हैं जो होस्ट है उसको प्लाज्मिड लेने के लिए। ठीक है, तो अगर आप बैक्टीरिया है आपका होस्ट मान लीजिए, तो आप क्या कर रहे हैं, आप बैक्टीरिया को फोर्स कर रहे हैं कि वो प्लाज्मिड ले वो। ठीक, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, उसके लिए पहले उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको कॉम्पिटेंट बनाते हैं कि वो डीएनए ले सके। ठीक है, अब वो हम कई तरीके से करते हैं। ठीक, एक तरीका ये है कि हम स्पेसिफिक जो है कॉन्सेंट्रेशन पे डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करते हैं उनको, जैसे मान लीजिए कैल्शियम से। ठीक, और ट्रीट करने से क्या होता है कि जो डीएनए की एंटर करने की एफिशिएंसी है सेल वॉल के पोर से वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं कि जो आपका सेल्स हैं उनको ना पहले आइस में डालते हैं, फिर हीट शॉक देते हैं, मतलब अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर आइस में डाल देते हैं, फिर से हीट में डाल देते हैं। तो ये हम बार बार करते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो वीक हो जाता है, और वो उसके बाद जब हम फोर्स करते हैं उसको वो वेक्टर देने के लिए, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर देने के लिए, तो वो जल्दी से ले लेता है। ठीक, तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका गाइस होता है माइक्रो इंजेक्शन का। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, किसमें इंजेक्ट कर देते हैं? न्यूक्लियस में। ठीक, तो एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको। ठीक है, वैसे ही तीसरा क्या है, बायोलिस्टिक या जीन गन। इसमें हम क्या करते हैं कि हमने जो है एक गोल्ड या टंगस्टन का माइक्रो पार्टिकल ले लिया। ठीक है, और उसके ऊपर जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको कोट कर दिया। ठीक, अब हम इसको बहुत ही हाई वेलोसिटी से बॉम्बार्ड कर देते हैं आपका जो भी मतलब आपका टारगेट सेल है उस पे। ठीक है, तो जब आप हाई वेलोसिटी, तो आप एक बुलेट जैसे मान लीजिए कि बुलेट है, वो गोल्ड या टंगस्टन की बनी हुई है। ठीक है, उसमें हमने क्या करा, डीएनए कोट कर दिया और उसको फिर हमने फायर करना शुरू कर दिया है किसी सेल पे। ठीक है, अब उन सेल्स पे क्योंकि बॉम्बार्डमेंट हो रहा है तो वो अंदर ले लेंगे उसको, और आपका जो डीएनए कोट हुआ है वो जाकर फिर अपना काम शुरू कर देगा। ठीक, अब वैसे ही गाइस एक लास्ट मेथड और है कि हम क्या करते हैं, डिसआर्म्ड पैथोजन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ऐसा पैथोजन लेते हैं ना जो बीमारी तो नहीं फैला सकता है, डिसआर्म्ड है, वीक है। ठीक, उसको हम सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, उसको उससे बेसिकली होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि वो बीमारी नहीं फैला सकता, बस बट उसमें जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो हमने डाल दिया है। ठीक, वो वेक्टर के अंदर, तो वो अंदर लेके जाता है और उसके बाद वो उसको होस्ट में इंसर्ट कर देता है। ठीक, तो डिसआर्म्ड पैथोजेंस को भी हम यूज करते हैं आपका जो ट्रांसफर है, आपका जो भी एलियन डीएनए का ट्रांसफर है होस्ट सेल में उसके लिए। ठीक है, तो गाइज इसके साथ ही हमने क्या किया, हमने जो टूल्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के वो सारे कवर कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आया है तो गाइज अभी जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे आप अभी डाउट पूछिए कमेंट करके इस वीडियो के ऊपर, और मैं आपके डाउट सारे क्लियर कर दूंगी। अगर इसके अलावा भी गाइज आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया हुआ है। और गाइज अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारे अपडेटेड वीडियोस जो भी मैं पोस्ट करती हूँ वो मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ गुड प्रिपरेशन, टेक केयर, बाय बाय।